हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एग्जाम चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी एमसीक्यू का सेट नंबर 8, जिसमें आज हम रिवीजन करेंगे डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सबका जो मिक्स क्वेश्चन का ये हमारा चौथा सेट है जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भाग किस में है? भाग 4 में। तो फर्स्ट का बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें से कौन सा है जो स्टेट का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो देखो, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल है, राज्य का जिम्मेदारी है कि वो न्यूट्रिशन को, पोषण के स्तर को बढ़ाए, तभी तो इतना सारा स्कीम्स हैं पोषण से रिलेटेड। टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट और बिकर सेक्शन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये क्या है? ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना फंडामेंटल ड्यूटी है वैज्ञानिक। टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बिल्कुल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक जस्टिस में आएगा। टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ऑब्वियस सी बात है, ये भी डीपीएसपी का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। देखो, अब इसमें से गांधीयन आइडियोलॉजी पे कौन सा होगा? तो गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधी जी किस चीज़ को बोलते थे? तो इसमें देखो, गांधी जी को देखो, गांधी जी क्या थे? खादी, ग्राम, गरीबों, ये सब था, पिछड़ा। तो इसमें देखो, ये क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये किस में आएगा? ये आपका गांधी में आएगा, ये या ये सोशलिज्म में आएगा। समाज को साथ में लेकर चलना है, तो ये क्या आएगा? सोशलिज्म में आएगा। ठीक है, सोशल। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन, सब सिटीजन को एक बराबर देखना है, तो ये किस में आएगा? ये भी सोशलिज्म रहेगा। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये क्या है? ये लिबरल में आएगा। ठीक है, ये क्या है? प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, खादी, कुटीर उद्योग, खादी, ये सबको, तो ये आपका किस में आएगा? गांधीयन में। ये गांधी के वादी विचारों को फॉलो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज गांधीयन, इसमें से कौन है जो गांधीयन नहीं माना जा सकता? तो देखो, इसमें से गांधीयन कौन नहीं होगा? प्रमोशन ऑफ काउ स्लाउटर, प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लाउटर, गो हत्या के रोकथाम, ऑब्वियस बात है, गांधी जी अब जानवर हत्या के खिलाफ थे, तो ये गांधीयन में आएगा। कॉटेज इंडस्ट्री गांधीयन में आएगा। ग्राम पंचायत गांधीयन में, क्योंकि गांधी क्या बोलते थे? स्वराज, ग्राम स्वराज, पहले ग्राम को इंडिपेंडेंट बनाओ, उसी से सब कुछ है, ग्राम को डेवलप करो। तो ये तीनों तो गांधीयन है, गांधी के सिद्धांतों पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश के लिए समान नागरिक संहिता। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड अमंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये इनमें से कौन कौन सा है? तो इसमें से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बिल्कुल, सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन, बिल्कुल। यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्कुल, यूसीसी भी है। अ स्मॉल फैमिली, छोटे परिवार का आदर्श, ये डीपीएसपी में नहीं है। एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, ये डीपीएसपी में नहीं है, ये आपका एफडी में है। ये और ये राज्य का या हम लोग का अधिकार भी है, राइट टू एजुकेशन में भी है। तो ये क्या है? ये डीपीएसपी में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत पार्ट 4 में है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर एडेड टू डीपीएसपी बाय अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया एक बार, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से डीपीएसपी में कुछ जोड़ा गया, 44th से जोड़ा गया, 86th से जोड़ा गया, 91st से जोड़ा गया। तो इसमें देखो क्या क्या इसमें ऐड किया गया है नीति निर्देशक तत्व से। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, राइट टू वर्कर्स टू पार्टिसिपेट, राइट ऑफ वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट टू वर्क, टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन प्लेसेज ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो देखो, ऑब्वियस बात, इसमें से तुम छाट सकते हो। कैसे इसको छाटेंगे? तो देखो, ये क्या है? ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल। आपको याद करने की जरूरत नहीं कौन कौन सा ऐड हुआ है, कौन कौन सा ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे सिंपली एलिमिनेट हो रहा है। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी में है, तो खत्म हो गया। राइट टू वर्क आपका ये डीपीएसपी में नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। तो बचा कौन? 1 एंड 2। देखो यहाँ पे कहीं पे 1 एंड 2 है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया 1 एंड 2। ये दोनों ऐड किया गया है अमेंडमेंट से। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 4th शेड्यूल इनमें से कौन जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब करता है? तो 4th शेड्यूल में क्या है? 4th शेड्यूल में आपको सारे राज्य में राज्यसभा की सीटों के बारे में,
तो इट कंटेन द स्कीम्स ऑफ पावर बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन, ये तो 7th है। इट कंटेन्स लैंग्वेज, ये आपका 8th शेड्यूल में है। इट कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज 5th एंड 6th शेड्यूल में है। इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। 4th शेड्यूल में क्या है, यह राज्यों की परिषद में सीटों को आवंटित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, द 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की 12वीं अनुसूची में क्या है, कंटेंट प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन टू पंचायत, ये तो आपका 11th में है। कंटेंट सब्जेक्ट ओवर विच म्यूनिसिपैलिटीज में हैव कंट्रोल, ये 12th में है। ऐसे विशेष में नगर पालिकाओं का नियंत्रण हो सकता है। कंटेंट रिकमेंडेशन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये आपका 11th में ही है। ये आपका 11th ऐड हुआ है, ये 11th ऐड हुआ 73rd से। 12th किससे ऐड हुआ है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 8 का बी। अगला क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय, 9th शेड्यूल जो है वो कौन से संवैधानिक संशोधन से ऐड हुआ था, तो सबसे पहला संवैधानिक संशोधन से ही 9वां शेड्यूल को जोड़ा गया था, ताकि जुडिशियरी को जो लैंड रिफॉर्म्स जो हो रहे थे, तो जो बड़े बड़े जो जमींदार, उसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, ठीक है ना। तो लैंड रिफॉर्म होता, लोग चला जाता था सुप्रीम कोर्ट, तो वो कानून को कैंसिल कर दे रहा था, रद्द कर, इसीलिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया कि 9वीं अनुसूची को जुडिशियरी के रिव्यू से दूर रखा जाएगा। तो सबसे पहला संवैधानिक संशोधन से ही 9th शेड्यूल को जोड़ा गया है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में का क्या है, किसमें ये है, तो ये आपका किसमें है, अंतर्राष्ट्रीय प्रमोशन करना है, ये डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये है। इसको मैच करना है। 10th शेड्यूल ऑफ द 10th शेड्यूल क्या है, प्रोविजन एज टू द क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, बिल्कुल। 10वां शेड्यूल में क्या है, दल बदलू कानून, तो ए का 1 हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। 8th शेड्यूल में क्या है, 8th शेड्यूल में आपका लैंग्वेज है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। 7th शेड्यूल में क्या है, 7th शेड्यूल में लिस्टिंग है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। और 6th शेड्यूल में क्या है, रिलेटेड टू ट्राइबल एरिया, डी हो जाएगा। तो यानी कि ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा आंसर सही है, सी सही आंसर। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल है, 8वीं अनुसूची में भाषा है, 7वीं अनुसूची में संघ राज्य एवं संवर्ती सूची है, और 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 11, विच लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल में ये लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट है, तो ये कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका इंग्लिश। इंग्लिश को 8वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है, लेकिन फिर भी ये अभी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज लगभग बना हुआ है। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 12 फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर, 12 नहीं है, 11 है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। 12 नहीं, कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सही है, कोई डायरेक्ट इन्फोर्समेंट का कोई प्रावधान नहीं है। वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इन इंडिया इज टू कास्ट हिज हर वोट, वोट कास्ट करने का फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है, तो यहीं पे ये खत्म हो गया। चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं रखा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफर, कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आता है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में आता है। ये राज्य और सेंटर, कभी तो अभी हमारे यहाँ मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एक नया मिनिस्ट्री बना ना, उसके मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। और जैसे कुछ समय पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि राज्य के अधीन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस पर सेंटर के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलेंगे, लेकिन जो सेंट्रल जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पे सेंटर का रूल्स चल सकता है। तो इस तरह से अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आता है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, राज्य के अधीन भी होता है और सेंटर के अधीन भी होता है। विथ व्हाट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील, अनुच्छेद 5 से 8 किस में है, किसका डील करता है, तो वो आपको नागरिकता किसको मिलना है इससे वो डील करता है, यानी कि ये नागरिकता से है। नागरिकता का 5 से टोटल 11 तक नागरिकता भाग 2 में ये है, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट डिफरेंस बिटवीन रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट,
देखो सुप्रीम कोर्ट का रीट रजिस्ट्रेशन कौन से में आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 32। हाई कोर्ट का किस में है, आर्टिकल 226। तो देखो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आप सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही जा सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी राइट के लिए जा सकते हो, फॉर एनी राइट्स। सुप्रीम कोर्ट कांट डिनाई, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है, ये आपको मना कर सकता है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट का पावर जो है रिट का लिमिटेड है, क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल राइट है, इसका रिट का पावर लार्ज है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब कुछ मेजर डिफरेंसेज है। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट फंड बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पस। नहीं, ये काम हाई कोर्ट करता है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। वेयर एज हाई कोर्ट कैन इशू ओनली फॉर द पर्पस, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। यहाँ पर स्टेटमेंट को उलट दिया, तो ये गलत हो गया। हाई कोर्ट कैन इशू रिट ऑफ इंजंक्शन, वेयर सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू रिट ऑफ इंजंक्शन, ये भी गलत है। इंडिया में इंजंक्शन का रिट नहीं है, ये गलत हो गया। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली इन द केस ऑफ अपील, वेयर एज हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली व्हेन द पार्टी डायरेक्टली अप्रोचेज। नहीं, ये भी गलत है, ये भी यहाँ पे भी अपोजिट कर दिया है। हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर एनी अदर पर्पस, वेयर एज द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और 3। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के बीच में अंतर। सर्वोच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है, गलत स्टेटमेंट है। ये हाई कोर्ट का पावर है, उच्च न्यायालय का है, जबकि ये सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए उच्चतम न्यायालय का। उच्च न्यायालय निषेधाज्ञा के रिट जारी कर नहीं, ये हमारे यहाँ निषेधाज्ञा का रिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय केवल अपील के मामले में जारी कर सकता है, नहीं, ये भी गलत है। ये सही स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला मैच करना, मैंडेमस, हैबस कॉर्पस, क्यूगो वारंटो, सेरियोटरी। तो देखो हैबस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी टू हैव द बॉडी ऑफ, मीन्स बॉडी कहाँ है, हैबस कॉर्पस में जाता है वेयर इज द बॉडी। हैबस कॉर्पस में क्या पूछा जाएगा, वेयर इज द बॉडी, ठीक है ना। तो ये आपका बी का 4, यहाँ पे ये बी। अब देखो मैंडेमस, मैंडेमस में क्या बोला जाता है, मैंडेमस बोलता है कि हम तुमको कमांड कर रहे हैं, हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, बी कमांड, बी ऑर्डर यू। तो मतलब कि हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं। मैंडेमस में क्या होता है कि मैंडेमस में कोर्ट जो होता है वो ऑर्डर देता है कि आप ये काम मत करो, आपका ये पावर है, ऐसे करो वैसे करो, तो हम तुम्हें कमांड कर रहे हैं। क्यूगो वारंटो, क्यूगो वारंटो में पूछा था कि आपका अथॉरिटी क्या, आप किस हक से इस पोस्ट पे हैं। जैसे कोई ऑफिशियल पोस्ट पे जाता है तो उससे अगर कोई कहता है कि गलत वे में बैठ गया तो उससे सवाल पूछा था कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे हैं, वाई व्हाट वारंट और अथॉरिटी। सेरियोटरी, सेरियोटरी में सर्टिफाई किया जाता है, प्रोविजन और सर्टिफिकेट कोर्ट का होता है। कोर्ट बोलता है कि ठीक है हम सर्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे अब आप इसके मामले में जजमेंट नहीं दे सकते, तो आप यहीं पे रुक जाओ, इसका केस हम देखेंगे, सर्टिफाइड किया जाता है। तो ये इस तरह से इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, 2, 4, 1, 3। मैंडेमस, मैंडेमस का क्या होता है, हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब शरीर कहाँ है, कोर्ट जब आप हैबस कॉर्पस में किसको जेल हो जाता है, किसको पुलिस उठा के ले जाता है, तो लोग हैबस कॉर्पस के तो जाता है कि हमारा आदमी है कहाँ, वेयर इज द बॉडी। और हैबस कॉर्पस में कोई दूसरे के बदले कोई दूसरा कोई रिट डाल सकता है। देखो 5 रिट होते हैं, पहला क्या है हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सेरियोटरी, पांचवा क्यूगो वारंटो, वारंटो। तो देखो ये 3 में जिसका केस रहेगा वही जा सकता है, उसके बदले कोई और नहीं जा सकता। लेकिन हैबस कॉर्पस और क्यूगो वारंटो में कोई और जा सकता है, ग्रुप जा सकता है, ऑन बिहाफ ऑफ भी जा सकता है। यानी कि इसमें आपका लोकस स्टैंडर्ड लागू होता है, लोकस स्टैंडर्ड लागू होता है इस दोनों में, और इनमें लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही, नीति निषेध को आयरिश संविधान से लिया गया है। देन पार्ट 5, पार्ट 5 नहीं, ये पार्ट 4 में है, तो ये गलत हो गया। दे सीक टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक बेस टू डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है। द स्टेट मस्ट कंपल्सरी इम्प्लीमेंट, कंपल्सरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। ऑल आर गांधीयन, ऑल आर गांधीयन नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया 1 और 3।
1 and 3 यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो 18 का डी। अगला, विच इज इनकरेक्टली मैच, इसमें से इनकरेक्ट कौन है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 बिल्कुल सही है। राइट टू एसोसिएशन आर्टिकल 19 बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ किसमें है? ये आपका 21 में है। जीवन की सुरक्षा का अधिकार 21 में है, तो ये गलत है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ बिल्कुल सही। एब्सोल्यूट नहीं है। दे कैन बी सस्पेंडेड होंगे नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्शन बिल्कुल सही। दे आर, अब सारे के सारे ऐसा नहीं है। दे आर कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ द, नहीं ये पार्ट 3 में है, तो ये भी गलत। यानी कि करेक्ट आंसर क्या है? 1 and 3, सी इज द करेक्ट आंसर। बी का 20 का सी। आज 21। अब मैच करो, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किस में है? आर्टिकल 16 में। माइनॉरिटीज राइट आपका किस में है? आर्टिकल 29 में। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी किस में है? आर्टिकल 21 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन किस में है? 23 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, सॉरी 4 है ए का 4, 1 का डी, बी का 4, सॉरी यहाँ पे ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे मैच, इसमें मिस्टेक हो गया है। ए का आपका 4 है, ठीक है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 3 है। 4 1 2 3, ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका क्या हो जाएगा? ए का 4, ये गलत हो गया है। ए का 4, बी का 1, बी का 1, व्यक्तिगत स्वतंत्रता 2, सी का 2 और डी का 3, डी का 3, 4 1 2 3। कोई कोई ऐसा मिस्टेक हो जाता है, कोई नहीं। अब इसमें देखो, इट इज़ ए कमांड इशूड बाई, इट इज़ ए कमांड इशूड बाई द पब्लिक ऑफिसर टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी। बी कमांड यानी कि ए का 2 मैंडेमस, बी कमांड, हम तुम्हें कमांड कर रहे हैं, ए का 2। इट इज इशूड बाई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट व्हेन द लेटर एक्सीड्स इट्स जुरिडिक्शन। वो अगर अपना जुरिडिक्शन को एक्सीड कर रहा है तो इसको प्रोहिबिट करने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम तुम्हें प्रोहिबिट करें तो अपने जुडिशरी को एक्सीड कर रहे हो, बी का 4। इट इज इशूड बाई कोर्ट इंक्वायर ऑफ द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस के लीगलिटी को क्लेम करने के लिए, यानी कि क्यूए वारंट, आप किस अथॉरिटी से वहाँ पे बैठे हो, तो ये हो जाएगा। इट इज इशूड बाई कोर्ट वास्किंग पर्सन टू डू ए थिंग और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ थिंग, तो डी का 3, डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, डी का 3, डी का 3। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, तो ये यहाँ पे डी का 3 होगा, डी का 3, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 2 4 5 3, डी का 3। यहाँ पे क्या होगा? डी का 3 होगा, डी का 3। ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, परमादेश। बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा, निषेध, बी का 4 हो जाएगा, निषेध। ठीक है, सी का 5 हो जाएगा, अधिकार परीक्षा, और डी का 3 हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज नॉट स्पेशली प्रोवाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोवाइड नहीं है? इंजेक्शन, निषेधाज्ञा जो है, निषेधाज्ञा जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया है। अगला, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस, हम अपनी चॉइस के लोगों से शादी कर सकते हैं, ये कौन सा? ये हमारा किस में होगा? पर्सनल लिबर्टी में होगा, तो अनुच्छेद 21 24 का क्या हो जाएगा? बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी कि आर्टिकल 14, कानून का शासन, आर्टिकल 14। लिमिटेशन ऑफ पावर, बिल्कुल। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब एक समान, बिल्कुल। पीपुल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, पीपुल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, नहीं, पीपुल का गवर्नमेंट के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसमें नहीं आएगा। लिबर्टी एंड सिविल राइट, बिल्कुल। स्वतंत्रता और नागरिक का अधिकार, शक्तियों की सीमा, कानून की समानता, तो इसका आंसर 1 2 और 4, 1 2 और 4 हो जाएगा।
राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बिल्कुल, आप पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ टू डिग्निटी कब होगा? अगर आपका प्राइवेसी नहीं रहेगा तो आपका लाइफ में डिग्निटी रहेगा। तो राइट टू प्राइवेसी इसके साथ रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्टली अप्रोप्रिएट? आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजन अंदर, ये आर्टिकल 14 में नहीं आता है, अनुच्छेद 14 में नहीं है, अनुच्छेद 17 में भी नहीं है, अनुच्छेद 21 एंड फ्रीडम ग्रांटेड इन द पार्ट 3, बिल्कुल से अनुच्छेद 21 और भाग 3 में ये फ्रीडम है। विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 42वां संशोधन से क्या जोड़ा गया है? ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2017 में यूपीएससी पूछा है, ठीक है ना। तो देखो क्या जोड़ा गया है 2017 में सॉरी 42वां संवैधानिक संशोधन से क्या जोड़ा गया है, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को ये 42वां संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज? राइट्स एंड ड्यूटी के बीच में सही संबंध क्या है? राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंध है। राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी, राइट्स क्या होता है? पर्सनल होता है, इसलिए ड्यूटीज और समाज से स्वतंत्र है। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन, नागरिक के व्यक्तित्व की उन्नति के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, कर्तव्य नहीं। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की स्थिरता के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण है, अधिकार नहीं। देखो राइट्स पर्सनल है, लेकिन पर्सनल तो, लेकिन सबका राइट्स तो पर्सनल है, तो इसके लिए सोसाइटी और ड्यूटी से ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। राइट्स जो, और राइट्स भी इंपॉर्टेंट है और ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा अधिकार के साथ साथ तुम्हारा कर्तव्य भी है, जो दोनों इंपॉर्टेंट, तो भी गलत हो गया स्टेटमेंट। ड्यूटीज नॉट राइट्स है, दोनों स्टेट के स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, ड्यूटीज और राइट्स दोनों जरूरी, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि ये करेक्ट आंसर है, राइट्स और ड्यूटी जो है वो कोरिलेटिव है, दोनों एक दूसरे के साथ सह संबंध हैं, एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स द ड्यूटी? नहीं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइड नहीं किया गया है। दे आर कोरिलेटेड टू लीगल ड्यूटी, ये कानूनी कर्तव्यों से संबंधित है? नहीं, ये कानूनी कर्तव्यों से भी संबंधित नहीं है, यानी कि दोनों गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन? नहीं, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट स्टेट, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अधिकार नागरिकों के खिलाफ राज्य के दावे नहीं, अधिकार नागरिकों का राज्य के खिलाफ दावा है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। राइट्स आर प्रिविलेजेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, अधिकार वो विषय जो किसी राज्य के संस्थान में शामिल है, ऐसा नहीं है, ये प्रिविलेजेज नहीं है, ये हमारा अधिकार है, तो ये प्रिविलेजेज नहीं है, ये भी गलत हो गया। राइट्स आर क्लेम ऑफ द, बिल्कुल राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट स्टेट। राइट्स आर प्रिविलेजेज ऑफ फ्यू से, नहीं, फ्यू के सिटीजन के कोई प्रिविलेजेज है ही नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्रिविलेजेज नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर है? सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज का सेट 8 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को और बढ़ाइए आगे, ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सके। अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस करना है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ई-ग्राम JPSC से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको JPSC UPSC सबके बारे में लिखा जाएगा। JPSC UPSC BPSC के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट है। आप हमारे व्हाट्सएप या आप हमें यूट्यूब पे भी कमेंट करके हमसे सारा जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, धन्यवाद।